तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 248 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग को मोलुओ देखते हैं, जहाँ पे लू फेंग से हमें पता चलता है कि वो मोलुओ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते। तो चलो देखते हैं कि आखिर आगे चल के उनका जर्नी कैसा होने वाला है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर आइस कोल्ड केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग उसके फुटेजेस को देख रहा था और वहाँ पे वो बंदा एक गोरिल्ला बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था और वो बंदा अपने लाइटनिंग फास्ट पंचेस से उस पर अटैक कर रहा था और दोनों में टकरार होती है और उस फाइट के कारण वहाँ का आइस लेयर था उस केव का टूटकर बिखर जाता है और उस गोरिल्ला बेस्ट को दिखाया जाता है जो कि गुस्से से रोर करने लगता है और वो भी उससे अपने पंच से अटैक कर देता है। लेकिन हमें उस गोल्डन आर्मर यूथ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और उसको बार बार डॉज कर रहा होता है। लेकिन बात करें स्पीड की तो गोरिल्ला उससे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और वो अपने बड़े से स्टेप लेके उस पर अटैक कर देता है और हमें उस गोल्डन आर्मर यूथ को दिखाया जाता है जो कि ये देखकर उस पर फिर से अटैक करने चला जाता है और यहाँ पे उसने अपने पान से हिट किया होता है और उसने लास्ट मोमेंट में ही उसको डॉज कर लिया हुआ होता है, नहीं तो उसके मर्तबा वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो सकता था। और अब फिर वो यूथ उस गोरिल्ला के बीच में लड़ाई होने लगती है और फिर से टकरार होने लगती और वहाँ की फाइट से चारों तरफ की ग्राउंड स्मैश होकर टूटने लगती है और वो पूरा का पूरा बेस्ट अपने फिंगर से उस पर अटैक करने लगता है और हमें उस गोल्डन आर्मर यूथ को दिखाया जाता है जो कि अपने फिंगर में कुछ नीडल पॉइंट करके उस पर अटैक करता है, जिससे कि वो गोरिल्ला को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और फिर से गुर्रा कर उस पर अटैक कर देता है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि ज़्यादा दूर पे नहीं होता है और वो इस फाइट सीन को देख रहा होता है और यहाँ पर वो देखता है कि फाइटिंग के दौरान अपने पूरे बॉडी को एक पानी की लहर जैसा मोड़ रहा होता है। उसने अपने सारे फिंगर्स को एक्चुअल पॉइंट गन की तरह किया हुआ था और यहाँ पर उसकी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थी। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे को उस गोरिल्ला बीस्ट से फाइट करने में दिक्कत हो रही थी और यहाँ पे लू फेंग कई सारी चीज़ों को सोचता है जिसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर हमें यहाँ बबाता को दिखाया जाता जो क्या था, मोलुओ एक यूनिवर्सल लेवल 9 गोल्ड आर्मर पहने हुए एक बंदा है जिसके पास एक डोमेन लॉर्ड लेवल 9 मेटल असिस्टिंग लाइफ फॉर्म है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं जैसे कि लू फेंग के पास प्लांट असिस्टिंग लाइफ फॉर्म है, वैसे ही कई सारे असिस्टिंग लाइफ फॉर्म होते हैं जैसे वुड, फायर, लाइटनिंग, ये सब हो सकते हैं। और यहाँ पे वो कहती है कि जो बेस्ट के साथ वो लड़ रहा है वो सेक्टर लॉर्ड लेवल 2 का एनिमी है और यहाँ पर उसकी कॉम्बैट स्किल और उसकी बॉडी मूव से वो अपने फोर्स का 100 टाइम्स ज़्यादा यूज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये सब यूजलेस है क्योंकि यहाँ पे तुम उसको अपने स्ट्रेंथ से नहीं हरा सकते हो, चाहे तुम इस बीस्ट को क्यों नहीं मार दो, वो इतने हेवी इंजरी से भी फेस भी नहीं मरेगा। क्योंकि लू फेंग ने जब बीस्ट को काटा था तो फिर से वो रीजनरेट हो गया था और इस बैटल में जहाँ पे मोलुओ और गोरिल्ला फाइट कर रहा था वहाँ पे गोरिल्ला बार बार इंजर्ड हो जा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने बॉडी को फिर से रीजनरेट कर रहा था। मैं लू फेंग को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए कहता तो फिर मुझे उससे मदद करनी चाहिए। और हमें मोलुओ को दिखाया जाता है जो कि गोरिल्ला से फाइट कर रहा होता है और वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है, चाहे मैं कितना ही जोर से इस पे क्यों ना अटैक कर लूँ, ये इंजरी फिर भी यूजलेस है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है गोरिल्ला जो अपने पान से उस पर अटैक कर देता और मोलुओ उसको अटैक को डॉज करने लगता। लेकिन तभी एक सिल्वर व्हाइट पिरामिड थोड़े दूर पे अपीयर होता है जिनमें से एक टॉप पे ग्लोइंग लाइट निकल रही होती है और हमें दिखाया जाता है मोलुओ को जो उस पे घूरने लगता है और कहता है कि क्या ये लेजर गनन है। और यहाँ पे वो उसको देखता है, उसको डॉज कर लेता है और उसमें से सडनली 3 फ्लैशेस निकलती है और वो तीनों जाके उस गोरिल्ला बेस्ट पे जाके अटैक कर देती है, जिससे कि उस गोरिल्ला बेस्ट का हेड अलग हो जाता है, लेग अलग हो जाता है और बीच का पार्ट मेल्ट हो जाता है और यहाँ पे वो पूरा बॉडी मेल्ट हो चुका होता है। और यहाँ पे ऑटोमन सिर्फ E3 लेजर कैनन को लू फेंग यूज कर रहा होता है और अब फिर में मोलुओ को दिखाया जाता है जो कि अभी भी शौक होता है कि क्या एक ऑटोमन शिप यहाँ पे कैसे आ गया। और तभी वो शिप वहां से गायब हो जाता है, वहां पे एक ब्लैक हॉर्न यूथ आता है और उसके फीचर भी उसके ओरिजिनल एक्सपीरियंस की तरह लग रहे थे और हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो बोलता है मोलुओ और यहाँ पे मोलुओ भी लू फेंग को देखकर उसे पहचान जाता है और कहता है लू फेंग तुम भी यहाँ डेमन नोट माउंटेन में
आए हो। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि तुम यहाँ आ सकते हो, तो मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ। और मोलवो भी ये जानकर बहुत ज्यादा शौक था कि क्वालिफिकेशन बैटल यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे उसने सारे ओपोनेंट्स के बारे में जान रखा था और नेचुरली ये है कि लू फेंग के बारे में भी उसने जान रखा था और उसे लगा था कि लू फेंग उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं देने वाला था, लेकिन फिर भी वो लू फेंग के प्रोग्रेशन से बहुत ज्यादा जेलस था। और यहाँ पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में ज्यादा लंबा से भी नहीं आया था, फिर भी उसने साजिन फायर ड्रैगन को हरा दिया था और इसकी इम्प्रूवमेंट उस पे प्रेशर बनाए रखी हुई थी। और अब फिर हमें गोरिल्ला को दिखाया जाता है जो ग्राउंड से उठकर दहाड़ने लगता है। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जिससे मोलवो कहता है कि अभी के दरमियान हमें बातचीत को छोड़ना चाहिए और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग थोड़ा सस्पिशियस होता है, लेकिन फिर भी वो उसकी बातें मानकर वहां से निकल जाता। और अब फिर हमें सीन चेंज कर थोड़ी दूर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोलवो और लू फेंग आगे बढ़कर 3 केव्स के पास स्टॉप होते हैं और वहां पे मोलवो एक आइस पे लैंड करते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं, लू फेंग मैंने तुम्हारे रेपुटेशन के बारे में बहुत पहले ही सुन रखा है, लेकिन मैंने तुमसे कभी मिला नहीं हूँ। मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे इस डेमन नोट माउंटेन पे ही मिल पाऊंगा। तो लू फेंग कहता है कि हाँ मोलवो मैंने भी आपके बारे में बहुत ज्यादा सुना है। और वो कहते हैं कि आखिर वो वहां से आप लोग भाग क्यों आए। तो यहाँ पे मोलवो कहते हैं कि ये मैंने जान के किया, क्योंकि यहाँ पे मैं लगातार 2 दिनों से इन बीस्ट के हाथों हत्थे पड़ा हुआ हूँ और मैं उनसे भागने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद पे रिलाई कर सकता हूँ और मेरे पास तो तुम्हारे जैसा ऑटोमन शिप भी मौजूद नहीं है जिसको यूज करके मैं इन सारे बीस्ट को मारकर वहां से आराम से निकल सकूं। और मेरे पास मेरी मेटल लाइफ फॉर्म से मौजूद है। तो लू फेंग भी हामी भरता है। अब यहाँ पे मोलवो भी बताते हैं कि मैं भी एक बीस्ट नेस्ट के पास फंस गया था और ये बीस्ट नेस्ट वैसा ही था जैसा कि लू फेंग उस समय उस 1000 बीस्ट के साथ फंसा हुआ था। और यहाँ पे लू फेंग से वो कहता है कि लू फेंग आखिर तुम यहाँ पे किसी डेंजर से मिले या फिर नहीं। तो लू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पे 4 महीने से हूँ, लेकिन इतना ज्यादा खतरा मुझे नहीं मिला है। तो ये सुनकर मोलवो उससे कहते, लगता है तुम यहाँ तक 3 साल तक रहने वाले हो। ये डेमन नोट माउंटेन बहुत ज्यादा डेंजरस है और स्पेशली यहाँ के डेमन नोट्स, लेकिन लकली मैंने यहाँ का पैटर्न फाउंड कर लिया है, नहीं तो मैं यहाँ कब का ज़ॉम्बी बन चुका होता। तो ये सुनकर लू फेंग कहता है कि क्या सा पैटर्न तुमने ढूंढा है। तो मोलवो उससे कहता है कि तुमने इतने लंबे समय तक सरवाइव किया, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ का कोई पैटर्न डिस्कवर नहीं किया। तो लू फेंग भी स्टन हो जाता है क्योंकि लू फेंग ने यहाँ पे कोई भी पैटर्न को नहीं किया होता है। और अब फिर मोलवो स्माइल करते हुए कहता है कि पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे हमें एक ही स्पॉट पे बहुत लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए और जैसे जैसे वहाँ पर टाइम बीतता है वहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन नोट तुम्हारे पे अटैक करना शुरू कर देता है। इसलिए तुम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने एबोरिजिनल आए हुए दूसरे प्लैनेट से उनको भी इसके बारे में पता चल गया होगा। और यहाँ पे लू फेंग भी कहता है कि हाँ इतना तो मैं समझता हूँ। और अब फिर यहाँ पे वो बोलते हैं कि सेकंड पैटर्न जो मैंने यहाँ जाना है कि उसी वजह से मैं अभी तक सर्वाइव कर पाया हूँ। और वो कहता है कि मैंने इन डेमन नोट्स को मेनली स्टूडेंट, स्टार ट्रैवल, स्टार यूनिवर्स, डोमेन लॉर्ड और सेक्टर लॉर्ड लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। और वो कहता है लू फेंग तुम्हें ये रियलाइज करना चाहिए कि डेमन नोट्स यहाँ डेमन नोट माउंटेन में मेनली स्टार ट्रैवल से डोमेन लॉर्ड लेवल के आते हैं। तो लू फेंग भी हामी भरता है और यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ सेक्टर लॉर्ड के डेमन नोट बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है जो पैटर्न मैंने डिस्कवर किया है वो यह है कि जहाँ पर स्टार लेवल का डेमन नोट है वहाँ का एरिया में यूनिवर्सल लेवल का डेमन नोट मौजूद होता है और जहाँ पे स्टार ट्रैवल लेवल का डेमन नोट मौजूद होता है वहाँ पर सबसे ज्यादा डोमेन लॉर्ड लेवल के डेमन नोट होते हैं। वहीं पे जहाँ स्टूडेंट लेवल के डेमन नोट होते हैं वहाँ पे सेक्टर लॉर्ड लेवल के डेमन नोट भी होते हैं। तो ये सुनकर लू फेंग की भी आंखें चमक उठती है और लू फेंग उसको देखता है कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। और यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ का जहाँ सबसे वीकेस्ट डेमन नोट होता है वहीं पे ज्यादा चांसेस है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन नोट भी वही होगा। तो ये सुनकर लू फेंग भी स्टन हो जाता है। यहाँ पे लू फेंग अपने सारे प्लेसेस के बारे में याद करता है जो कि उसने 100 दिनों में किए हुए होते हैं और वहाँ पे कई कुछ डेमन नोट्स थे जो कि लू फेंग के लिए खतरा बन सकते थे। और यहाँ के बाकी सारे जितने भी सेक्टर लॉर्ड्स से डेमन नोट्स थे वो सारे लू फेंग के लिए इतना खतरा नहीं थे। और यहाँ पे उसके बारे में ये सब समझ जाता है और अब फिर लू फेंग भी कहता है कि हम तुमने सही कहा, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे उन सब में कई सारी बातें होती है तो इसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे फाइनली लू फेंग अपने ख्यालों में सोचता है कि ये सारे डेमन नोट्स मेरे सामने यूजलेस है क्योंकि लू फेंग की विल पावर बहुत ज्यादा एक्सीड हो चुकी थी। अब फिर हमें
हमें सीन चेंज कर उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही कंपनी के थे और एक साथ रहते तो ज्यादा फायदा नहीं होता। मोलू उससे कहता है कि लू फेंग, यहाँ पे इस केव के बाद हम लोग यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि इस डेमन नोट्स माउंटेन में ट्रिलियंस ऑफ केव्स मौजूद है। अगर हम लोग एक ही रास्ते पे जाएंगे तो एक ही दूसरे में चिपके रह जाएंगे और यहाँ पर हम सबको उतना फायदा नहीं हो पाएगा। और मुझे भी लगता है कि तुम मेरे साथ रह के उतना एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो लू फेंग भी हामी भरते हुए कहता है ठीक है, हम लोग यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे। और यहाँ पे लू फेंग इसलिए करना चाहता था क्योंकि अगर मोलुओ के साथ ही रहता तो मोसा क्लैंसमैन की बॉडी को यूज करने के लिए उसे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता और अब फिर वो दोनों वहाँ माउंटेन पे आ चुके होते। तो यहाँ पे उन दोनों का रास्ता अलग अलग होने वाला था, लेकिन तभी लू फेंग वहाँ के नज़ारे को देखकर शॉक हो जाता क्योंकि आगे एक बड़ा सा आइस फील्ड होता जहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जो कि देखा जाए तो 100 किलोमीटर चौड़ाई में होते हैं, कोई तो फ्यू 100 किलोमीटर के भी होते। यहाँ पे देखा जाए तो उनकी गहराई बहुत ज्यादा होती है, समझ लो एंडलेस ही। और अब फिर लू फेंग और मोलू वहाँ पे लैंड करते हैं और मोलू वहाँ पे उस पेट के सामने केयरफुली वॉल करके जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये जगह कैसी है। तो लू फेंग भी उस साइड के पास जाता है और कहता है कि मैं भी इतना क्लियर नहीं हूँ। और लू फेंग देखता है कि वहाँ का जो गहराई है उसकी आंखों से भी नहीं दिख रहा है। लू फेंग वहाँ मुड़ता है उसको देखने के लिए जहाँ पे एक बड़ा सा फील्ड होता है और यहाँ पे मोलू तभी कहता यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। और लू फेंग भी हामी भरता और यहाँ पे उन दोनों एब्सोल्यूट जीनियस जो कि वर्चुअल कंपनी के थे, उन्होंने कई सारे सराउंडिंग सिमिलरिटी से स्ट्रॉन्ग डेमन नोट अटैक का सामना किया है। लेकिन तभी हमें मोलू को दिखाया जाता जो कि लू फेंग को डायरेक्टली किक कर देता है उसे बिना वार्निंग के दिए। और यहाँ पे जो किक किया होता है मोलू लू फेंग पे वो बहुत ज्यादा भयानक होता है, जैसे कि एक वोल्केनो इरप्शन हुआ हो। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सीधे लू फेंग की कमर पे अटैक करता है, जिसके साथ उसने अपने डोमेन लॉर्ड लेवल 9 मेटल लाइफ को भी इन्फ्यूज किया होता है, जिसके मर्तबा लू फेंग का बैक यहाँ ऐसा लगता है जैसे किसी बुलेट से हिट हुआ हो। और लू फेंग की बॉडी बहुत ज्यादा फोर्स से हिट होती है, जहाँ पे लू फेंग के भले ही उसके पास क्लाउड कंडेल वाइन की डिफेंस हो, लेकिन फिर भी लू फेंग के मुंह से खून निकलने लगता। और यहाँ पे लू फेंग की क्लाउड कंडेल वाइन उसको चारों तरफ से घेर लेती। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो फोर्स उस केव में से निकल रही होती वो एक स्वेलिंग एनर्जी होती है, जैसा कि लू फेंग ने पहले मर्तबा उस केव में इनकाउंटर किया होता है, जिसमें से बहुत ज्यादा स्वेलिंग एनर्जी निकल रही थी और उसमें से नॉइजलेस डेमन नोट भी निकल रही थी। और वो ऐसा ही जैसा ब्लैक होल मान लो, जैसे कि ब्लैक होल किसी को स्वैलो करता है। और उसी वक्त वहां पे हमें दिखाया जाता है क्लाउड कंडेल वाइन को, जहाँ पे उसे पता चल जाता है कि उसका मास्टर डेंजर में है, इसलिए वो बिना केयर किए मोलुओं की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वो उसमें खींचा चला जा रहा था और हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि उस डेमन नोट में अटैक से फंसा हुआ था, लेकिन फिर भी वो उस डेमन नोट अटैक को रिकवर कर लेता है। और यहाँ पे इस स्वेलिंग केव में जो डेमन नोट थी वो पहले के मर्तबा वीकर थी। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि मोलुओं की तरफ देखता है और बड़े गुस्से में कहता मोलुओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है आखिर क्यों, आखिर मोलुओं ने मुझे इस तरह सडनली अटैक क्यों किया। अब यहाँ पे लू फेंग के मन में मोलुओं के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भरा हुआ था और वो दोनों वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के कोर मेंबर्स, और यहाँ पर उसे कभी नहीं लगा था कि ऐसा पर्सन उसको हार्म भी कर पाएगा। लेकिन ये ट्रू स्नीक अटैक था, लू फेंग ने अपने बॉडी पे उतना नहीं किया होता और सडन अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो किसी की जान भी ले सकता है। लेकिन हमें मोलुओं को दिखाया जाता है जो कहता है लू फेंग ये डेमन नोट माउंटेन है, अगर यहाँ पे मैंने तुम्हें मार भी दिया तो ये क्राइम में नहीं गिना जाएगा। और यहाँ पे वो लू फेंग की तरफ देखता है और यहाँ पे हमें लू फेंग के कानों में दिखाया जाता है, यहाँ पे एक साउंड रैंग होता है। और यहाँ पे तभी मोलुओ अपने हाथों में लेजर गन निकाल लेता है, जिसको देख कर लू फेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अब इस लेजर गन को देख कर बवाता उसे कहते हैं लू फेंग ये C6 ग्रेड लेजर गन है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोलुओं ने एक सॉर्ट ऑफ बीम उस पर फायर कर दिया होता है जो कि लू फेंग की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग उस एबेस को किक करके उस लेजर बीम को डाउस करता है और वो वहां से डिसअपीयर हो जाता है। और ये प्रोसेस होने में सिंपली 0.1 सेकेंड का टाइम या बोले तो 0 सेकेंड ही लगा था। और यहाँ पे उसकी पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होती है। वहाँ पे लू फेंग की वॉइस जो कि वहाँ के अपने प्रेशर से बना के लू फेंग को उसमें केव में अंदर जाने से रोके
हुई थी वहाँ पे वो अंदर खींचा चला जा रहा था और यहाँ पे लू फेंग की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा झलक रहा था और क्या था वो मोलू उसने एक्चुअली मुझ पे अटैक करने की कोशिश की। उसे लगता कि मैं मारा जाऊंगा, उसने मुझे मारने की कोशिश की। आखिर ऐसा उसने क्यों किया? लेकिन तभी लू फेंग क्या था चेंज और उसने अपने मोसा क्लैंसमैन की बॉडी को चेंज कर लिया था और वो इंस्टेंटली अपने बॉडी को स्विच करके एक शटल के रूप में आ जाता है और सडनली वहाँ क्या हमें एबेस को दिखाया जाता है जिसमें से बहुत बड़ा दहाड़ निकलता है और उसमें से स्पेस शटल्स में से रिपल और टेरिफाइंग स्वैलो एनर्जी लू फेंग पे पड़ने लगती है। यहाँ पे उसकी स्पीड भी डिक्रीज हो जाती है। लू फेंग शॉक हो जाते कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने साइज को चेंज करने लगता है। लू फेंग शटल से एक थंब साइज ऑल बन जाता है, फिर भी वो उसमें खींचा चला जाता है। लू फेंग फिर से चेंज करता है जहाँ पे वो ऑल से एक बड़ा सा पत्थर बन जाता है जो कि इस पूरे पेट को घेरने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एनर्जी वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। लू फेंग उसमें गिरता चला जा रहा था और यहाँ पे कई सारे पत्थर उसके साथ ही गिरते चले जाते हैं और यहाँ पे लू फेंग बार बार अपने आप को बदलने की कोशिश करता है ताकि लू फेंग नीचे न गिरे और लू फेंग कई बार कई सारे लाइफ फॉर्म्स को बनाता है लेकिन फिर भी वो मैनेज नहीं कर पाता है और वो फोर्स उसको अपने अंदर खींचे चले जाता है। और यहाँ पे अंदर से टेरिफाइंग हॉल भी आ रही थी और यहाँ पे लू फेंग गिरते समय मोलुओं के बारे में याद करता कि आखिर उसने ये क्यों किया और वो उस गेम में खींचा चला जा रहा था। और यहाँ पे लू फेंग अपने बॉडी को बार बार चेंज कर रहा होता है लेकिन तभी वो फिर से अपने बॉडी को उसी बेबी आइस बियर में बना लेता है जहाँ पे वो आइस बियर उस डाउन एबिस में गिर जाता है और लू फेंग कहता है कि जरूर यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता होगा सरवाइव करने के लिए और अपने उस आइस बियर में ही वो डेप्थ ऑफ एबिस में चला जाता है। और अब फिर हमें सीन चेंज करते हुए बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्लेट हाउस जो कि कोई और नहीं मोलू होता है वो वहाँ पे आ चुका होता है और क्या था लू फेंग तुम सच में स्टूपिड हो, ये डेमन नोट माउंटेन और यहाँ पे तुम्हें मैं मार सकता हूँ, मुझ पे कोई भी क्राइम नहीं होने वाला है। और वो कहता है कि तुम्हारे टैलेंट के मुताबिक क्वालिफिकेशन बैटल में तुम मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं हो लेकिन अभी जाके तुम फ्यूचर में तुम अपनी इस इवोल्यूशन से मेरे लिए खतरा हो सकते हो और मेरी पोजीशन को छीन सकते हो, इसलिए ये बेहतर है कि मैं तुम्हें पहले ही रास्ते से हटा देता हूँ। और वो हंसते हुए कहता है कि जब भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं मार दूंगा और यहाँ पे वो आगे बढ़ जाता है। और अब फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो वहाँ से गायब हो जाता है, उस एंशिएंट एबिस को वैसा कर वैसा ही छोड़ देता है जो कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से वैसा ही था। और यहाँ पे किसी को नहीं पता था कि लू फेंग उस एबिस में गिर पड़ा है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस एबिस में खींचा चला जा रहा होता है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस एबिस में गिर रहा होता है। और यहाँ पे बताता है उसे पता चल गया था कि वो अभी अपने ऑटोमन शिप को ही क्यों न निकाल पाए। यहाँ की जो स्वेलिंग एनर्जी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे उसकी ऑटोमन शिप भी अनलिस्ट नहीं हो पाएगी। इसी के मर्तबा वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता सिर्फ नीचे गिरने के अलावा। और हमें आइस बियर लू फेंग को दिखाया जाता जो कि उस अंधेरे एबिस में देखने लगता है और यहाँ पे उसने सब कुछ प्रिपेयर कर रखा था कि यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा मौका होगा कि वो सरवाइव कर पाएगा। और यहाँ पे वो नीचे गिरने लगता है बिना नॉन स्टॉप के। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ अभी तक नीचे गिर ही रहा होता है। और यहाँ पे लू फेंग क्या था कि आखिर ये एबिस कितना ज़्यादा गहरा है, क्योंकि लू फेंग ने जब ब्लड रिवर में गिरना शुरू किया था तो वो सिर्फ 100 किलोमीटर ही गहरा था, लेकिन लू फेंग तो अभी भी गिरा जा रहा था। यहाँ पे लू फेंग के पास कोई और रास्ता भी नहीं था कि वो इस स्वेलिंग एनर्जी को रेसिस्ट कर सके, बल्कि वो यही कर सकता था कि अपने आप को गिरने दे। और फिर ऐसे ही टाइम पास होने लगता है और लू फेंग के मन में कई सारे सिनेरियोस आने लगते हैं जहाँ पे लू फेंग के मन में मम्मी, डैडी, हनी, पिंग पिंग, लिटिल आई सबके बारे में ख्याल आने लगते हैं। ये वही ख्याल होते हैं जो कि मरने से पहले आ रहे होते हैं। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो क्या था कि आखिर मेरे दिमाग में मेरे फैमिली के बारे में ख्याल इस वक्त क्यों आ रहे हैं। लगता है मेरी सबकॉन्शियस ये जान गई है कि मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, लेकिन अभी की देरी में लू फेंग मरना नहीं चाहता था और लू फेंग मोसा क्लैंसमैन की एनर्जी को यूज करके इस स्वेलिंग एनर्जी को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और ये डेंजर उस ब्लड रिवर वर्ल्ड से भी ज्यादा खतरनाक था। और यहाँ पे लू फेंग के माइंड में वही डेथ ट्रैप का बात याद आता है जो कि बबाता ने उसे बताया था। और अब फिर में आइस बियर लू फेंग को दिखाया जाता है जो क्या था कि इस बार में चांसेस ऑफ सर्वाइवर पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा लो हो चुके थे और लू फेंग
अभी मौत को फेस करने वाला था, इसलिए लू फेंग के चेहरे पे थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा था। और लू फेंग ने जब वॉरियर बना था तब से उसने जान लिया था कि एक दिन उसे मरना जरूर होगा, जबकि उसने अपने लाइफ को गोल्डन हॉर्न बीस्ट में सैक्रिफाइस कर दिया था, या फिर उसने अपने धरती को बचाने के लिए एब्सोल्यूट वॉरियर बनने का फैसला किया था। उसने पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था मौत के लिए। और यहाँ पे लू फेंग के मन में यही सारे ख्याल आते हैं जिसको मैं स्किप करता उतना जरूरी नहीं है। और यहाँ पे लू फेंग आखिरी शब्द क्या था कि मोलू, अगर मैं बच गया तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। और अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बताता उससे क्या थे लू फेंग यहाँ पे नीचे आइस लेयर आ चुका हमें दिखाया जाता है टकरार, जहाँ पे वो आइस लेयर लू फेंग शूटिंग स्टार की तरह नीचे गिरता है और लेस देन 0.001 सेकेंड में ही वो आराम से 20 किलोमीटर दूर आ चुका होता है। और वहां का आइस का जो रास्ता होता है वो भी टूट चुका होता है। वहां पे चारों तरफ धमाका हुआ होता है और हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ वहां हाउल करने की आवाज आने लगती है, चारों तरफ वहां पे चारों तरफ से हाउल की आवाज निकलने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि जब वो आइस बियर लू फेंग सामने देखता है तो सामने काउंटलेस बीस्ट मौजूद थे जो कि इतने ज्यादा थे कि उसको देखने से भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो कितने हैं। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो उन सबको देखकर शॉक होते हुए कहते हैं माय गॉड, इतने सारे बीस्ट, मैं तो इन सब के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। ये एंडलेस माउंटेन रेस की तरफ ऐसा लगता है कि ये टोटल 10,000 बीस्ट जरूर होंगे। और यहाँ पे शायद इसी कारण यहाँ पे स्वेलिंग एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते कि आखिर लू फेंग उसमें कैसे सर्वाइव करता है और लू फेंग उसमें से कैसे निकल पाता है। क्या लू फेंग उन सारे बीस्ट से बच पाएगा या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।